हमारा अन्नदाता, हमारा किसान आज कर्जे में डूबा है। आर्थिक संकट से त्रस्त होकर खुदकुशी कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में रोज किसान खुदकुशी का शिकार हो रहा है। 6 लाख से ज्यादा किसान बलि चढ़ चुके हैं। कहीं ये सब किसी बड़ी साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे? आइए हम सब मिलकर थोड़ा चिंतन करते हैं। अगर कोई बड़ी साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। हम सब एक होकर उस साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। केवल 2 रुकावटें इस कार्य में हैं। उन्हें समझकर सावधान होना होगा। पहली रुकावट है देश प्रेम का अभाव। हमारा निजी स्वार्थ देश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। देश के हित में स्वार्थ को कुर्बान करना चाहिए। लेकिन हमारे राजाओं ने और राज्यकर्ताओं ने या नेताओं ने देश के हितों का सौदा बार बार विदेशी कंपनियों से किया है। हमारी जनता को लूटने का अधिकार उन्हें दे दिया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको अचंभे में डाल देगी। आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता श्री राजीव भाई दीक्षित इस विषय पर विस्तृत जानकारी सप्रमाण रखते हैं। जरा उसे सुनते हैं। ये सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हुआ था। उनका समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था, अध्ययन करना शुरू किया था। और वो अध्ययन करना ये शुरू किया कि आखिरकार ये यूनियन कार्बाइड कंपनी आई कैसे भारत में। तो पता चला कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ भारत सरकार और कंपनी के बीच में। तो उस एमओयू में क्या लिखा गया, वो सब दस्तावेज जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ। क्योंकि एमओयू में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कभी किया नहीं, और जो एमओयू में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया। तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंत्री के सामने कहा था कि जो एमओयू आपने लिखा, साइन किया है कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी भारत सरकार में दुर्भाग्य से मिनिस्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत मजाकिया हंसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो एमओयू साइन करते समय कुछ कहती हैं और उसके ठीक उल्टा करती हैं, लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती। उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेन देन होता है, और ये पैसे का लेन देन कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो पता चला कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाले केस में 480 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, सिर्फ एक कंपनी के केस में। फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कंपनी में 480 करोड़ का लेन देन हुआ तो ऐसी भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कितना हुआ होगा। ऐसे ऐसे विषय में मैं आगे उतरता गया। बाद में मुझे एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे सत्पुरुष के साथ परिचय हो गया जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और भारत पर बहुत उन्होंने अभ्यास किया है। 40 वर्षों तक भारतीय इतिहास का अध्ययन करते रहे हैं। उनको धर्मपाल जी के नाम से पूरा भारत देश जानता है, बहुत नोटेड हिस्टोरियन है। एक बार जब मैं उनसे ये बात करता था तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, ऐसा भारत में पहले भी कई बार हुआ है। जब हमारे देश की कुछ सरकारों ने विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे तो मैंने कहा ये कब हुआ। उन्होंने कहा 400 साल पहले हुआ था, जब इस देश में जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया था। मैंने कहा मुझे वो उसकी कॉपी देखनी है कि वो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एमओयू साइन किया। तो उन्होंने कहा उसकी कॉपी तो भारत में नहीं मिलेगी, लंदन में मिल सकती है। उस कॉपी को ढूंढने के लिए मैं लंदन तक पहुंचा और मुझे सफलता मिली। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, आप जानते हैं, अंग्रेजों की लोकसभा, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर के बीच जो एमओयू साइन हुआ था उसकी कॉपी मिल गई।
वहां पर कॉपी 2 भाषाओं में उपलब्ध है, एक तो फारसी में लिखी हुई है और दूसरा अंग्रेजी में लिखी हुई है। अंग्रेजी कॉपी जब मैंने देखी तब मुझे अंदाजा हुआ कि जहांगीर ने तो पूरे भारत को लूटने की खुली छूट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ एमओयू साइन नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी और फ्री ट्रेड का उस समय का जो डेफिनेशन था वो ये कि वो कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी मुनाफा कमा सकते हैं, भारत से लेके जा सकते हैं, जहांगीर को उसमें से कुछ टैक्स के रूप में मिल सकता है। तो जब अंग्रेज यहाँ कुछ भी बेच सकते थे, कितना भी मुनाफा कमा सकते थे, कितना भी यहाँ से लेके जा सकते थे, जब उन्होंने ये सब सिलसिला शुरू किया तो मेरे मन में आया कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना लेकर गए हिंदुस्तान से, वो पता होना चाहिए। तो फिर और आगे दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए और करते 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 12-14 साल की मेहनत के बाद मेरे पास 50,000 दस्तावेज इकट्ठे हुए। 50,000 डॉक्यूमेंट्स मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी लंदन से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से इकट्ठे करके भारत के बारे में थोड़ा जानना समझना शुरू किया। बाद में पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ था, ऐसे कुछ एमओयू कुछ फ्रेंच कंपनियों के साथ भी हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। फिर पता चला कि फ्रेंच कंपनियों से पहले भारत के राजाओं ने कुछ पोर्चुगीज कंपनियों के साथ भी एमओयू साइन किए थे। भारत में 1498 में 20 मई को एक राजा ने एक पोर्चुगीज कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था और वो पोर्चुगीज कंपनी का भारत में जो प्रतिनिधि था उसका नाम था वास्को डी गामा। उस वास्को डी गामा के साथ केरल, आप जानते हैं पहले केरल मलाबार के नाम से जाना जाता था। मलाबार में एक राजा होता था जिसका नाम था झामोरिन, कालीकट उसकी राजधानी था। तो उसने 1498 20 मई को वास्को डी गामा के साथ एक एमओयू साइन किया था और परिणाम ये हुआ, उस एमओयू ने वास्को डी गामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दिया था और वास्को डी गामा ने कालीकट से लूटकर जितना सोना ले गया था उसका वर्णन पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, जो मैंने लिस्बन से लिए, वहां के आर्काइव से। लिस्बन आर्काइव्स में जब मैं गया ढूंढने के लिए कि वास्को डी गामा कितना कुछ लूट के ले गया, तो पहला एमओयू जब साइन हुआ 20 मई 1498 को, उसके बदले में वास्को डी गामा कम से कम 7 जहाज भरकर सोने की अशर्फी यहाँ से ले गया था। एक जहाज में कम से कम 6 से 7 मीट्रिक टन सोना आता था। ऐसे 7 जहाज भरकर लेके गया था और सिर्फ एक ही एरिया से, जिसको मलाबार कहते हैं। पूरे भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक एरिया से वो लेके गया। फिर दूसरी बार अगेन वास्को डी गामा आया, फिर एक और एमओयू साइन किया, फिर उसके बाद वो कुछ लेके गया। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि ये भारत में बड़ी पुरानी बीमारी है विदेशी कंपनियों से एमओयू साइन करने की, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बाहर वालों को बुलाकर अपने को लुटवाने की, कि आओ और आप हमको लूट के ले जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको अतिथि बनाकर अपने महल में ठहराएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे और आपको लूटने का लाइसेंस भी देंगे कि आप इस देश को लूट के ले जाओ। तो ये बीमारी जब इतनी ज्यादा पुरानी है तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसके गहरे कुछ निहितार्थ होने चाहिए, और उस दिशा में बढ़ते 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 कुछ समझ में आने लगा, और वो समझ में आते आते आज इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि ये बीमारी जो भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी, वो बीमारी अब 21वीं शताब्दी में और ज्यादा तीव्रता से आ गई। 14वीं शताब्दी में तो एक दो राजा थे और एक दो विदेशी कंपनियां थी जिनके साथ एमओयू साइन होते थे। अब 21वीं शताब्दी के भारत के जो राजा हैं वो तो हजारों अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ कर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आइए, हमने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जो कुछ लूटना चाहते हैं लूट के ले जाइए, जो कुछ हमारे पास बच गया है पिछले 500 साल में लूटने के बाद वो आप ले जाइए। 500 साल तो हमने लूटने के लिए दरवाजे खोले ही थे, अब आने वाले 100-150 साल में भी जो बचा है वो भी आप लेके चले जाइए। तो ये एक बीमारी हमारे देश में जो 14वीं-15वीं शताब्दी में आई, वो बीमारी अब बहुत गहरी हो गई है। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, अब इंस्टीट्यूशनल हो गई है ये बीमारी।
पहले भारत में आप जानते हैं आज़ादी के पहले 565 रियासतें थी तो 565 राजा थे। तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था। अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है और राजा पूरा का पूरा एक है, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो, वो सीधे ही बुला लेता है और पूरे भारत में लूटने का अधिकार दे देता है और लाइसेंस देता है। और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का ये है कि हमारी जो साधारण जनता है, साधारण जो लोग हैं, कॉमन पीपुल जो है, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है। और मुझे तो इससे भी ज्यादा दुख इस बात का होता है कि साधारण लोगों को मालूम नहीं है तो एक बार उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जिसको एजुकेटेड आप कह सकते हैं और आप चाहें तो उसको बेस्ट क्वालिटी ब्रेन कह सकते हैं दुनिया का, इसको भी इन सब विषयों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। जो भरत भाई बार बार कहते हैं ना, जगे हुए को कैसे जगाओगे, ये जो जगा हुआ क्लास है ये यही है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पैमाने पे लूट हो रही है, लेकिन कभी गांव-गांव जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बातें करें, इस पे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधान निकले उसमें भी कोशिश। देश प्रेम के अभाव में ये सभी समझौते बनाए गए और अब भी बन रहे हैं। जो विदेशी कंपनी रासायनिक खाद एवं जहरीली कीटनाशक दवाई बनाया करती है, उन्हें सारे विश्व ने पाबंदी लगा दी। विदेशों में ये रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में वर्जित है, जिनका प्रयोग मनुष्य प्राणी के लिए घातक है। यह जहर अनाज में आने से जनता अनेक बीमारी से ग्रस्त हो सकती है। तो ऐसे घातक दवाओं पर सारी दुनिया पाबंदी लगा दी और हमारे नेता कहते हैं आपको धंधा बंद करने की जरूरत नहीं, भारत देश में आओ, आपका स्वागत है, यहां आओ, जहर बेचो, धन कमाओ। आओ हम सब सुनते हैं इस बारे में हमारे नेता लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। देश के विकास के बहाने बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को हम खुद निमंत्रण दे रहे हैं। Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. बदलाव की स्पीड है। जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पे खड़ा है। और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने के लिए नहीं सोचेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है, वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है। जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए वो तो अपना बोर्ड देखते हैं। अब ये मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं, पहले एक बार जाकर के देख ले। लेकिन हमने तय किया कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया। वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट और ज्यादातर हमारे यहाँ स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर है। उनको बुलाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावटें है उसका एक लिस्टिंग किया और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया। मैं हैरान था, मैं खुद हैरान था। सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन शुरू हुआ है। एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट 6 months इंडिया ने अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा, मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे। का तात्पर्य है कि संभावना। दूसरा, मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है।
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है। अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर को मान लीजिए 10 मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना, और वही काम भारत में 1 मिलियन पगार से होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, स्किल्ड मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए, दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई हैं और सफलता की ओर। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87% ग्रोथ है। 87% वन कैन इमेजिन। सावधान दोस्तों, यह रास्ता हमें फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है। विदेशी कंपनियों को गुलाम चाहिए और हमारे नेता उन्हें सस्ते में गुलाम देने का दावा बड़े ही अभिमान से कर रहे हैं। सावधान दोस्तों, टेक्नोलॉजी सावधान। बहुत बड़ी ताकत है। तो सरकार के फायदे के लिए भी मेरे लिए कंपल्सन है कि मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो। जहां तक पैसों का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है। बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहां लगाएं। मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हियर इज द प्लेस। लूट कैसे होती है जरा समझ लो दोस्तों। ये विदेशी कंपनियां राजनेताओं को साथ लेकर अपना माल ऊंचे दाम बेचती है और मुनाफा कमाती है। अब आप कहोगे कि मुनाफा कमाया तो लूट कहां से हो गई? ये तो व्यापार है। तो सुनो दोस्तों, जब मुनाफा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे लूट कहते हैं। 2 पैसे में बनने वाली दवा अगर 20 रुपए में बेची जाती है तो लूट है। ये विदेशी खाद और कीटनाशक दवा हमारे किसानों को बेची गई। कैसे बेची गई, यह महत्वपूर्ण है। सरकारी अफसरों को किसानों के खेतों में भेजकर उन्हें उनके इच्छा के विपरीत यह जहर जमीन में डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकारी अनुदान दिया गया। यह जानकर भी कि सारी दुनिया में इस जहरीली खाद एवं कीटनाशकों पर पाबंदी है, फिर भी हमारे भ्रष्ट नेता ऐसे कारखाने देश में लाने को उत्सुक थे और आज भी उत्सुक हैं। इन कारखानों ने किसानों को लूटने के लिए खाद एवं कीटनाशकों के दाम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिए। अब भी मजबूर किसान सरकारी सलाह से वही महंगा खाद एवं कीटनाशक खेतों में प्रयोग कर रहा है। अनपढ़ किसान ये नहीं समझ पाता है कि उत्पादन खर्चा बढ़ने से उसका सारा मुनाफा तो ये विदेशी कंपनियां ही लूट रही है। ये सब हो रहा है देश प्रेम के अभाव में। तो ये राजनेताओं को देश प्रेम का पाठ सिखाना होगा। खुली चर्चा आयोजित कर ये सारे समझौते खारिज करने के लिए मजबूर करना होगा। इन कंपनियों को देश बाहर निकालना होगा। अगर इन नेताओं के मन में ये राष्ट्र प्रेम जगाने में हम कामयाब होते हैं तो सुधार की संभावना बढ़ सकती है। देशवासी तो देश प्रेम से भरे हैं, उन्हें देश प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दूसरे प्रकार की रुकावट से संबंधित है, डिवाइड एंड रूल।
अंग्रेजों ने इस कूटनीति को हम पर चलाया और राज किया। आज के नेता भी वही कूटनीति का प्रयोग कर हम पर जुल्म करते हैं। समाज को एक दूसरे से तोड़ो, आपस में लड़ाओ और राज करो। जाति धर्म के नाम से फूट डालने की राजनीति तो दिखती है, उसकी हमें बात नहीं करनी है। समाज में फूट डालने की और एक कूटनीति है जिसके हम सब शिकार हैं। हमारा समाज 3 वर्गों में विभाजित है। नंबर 1 किसान या उत्पादक या कहो उद्योजक। नंबर 2 व्यापारी और नंबर 3 नौकरी करने वाला नौकरदार। अंग्रेजों को चाहिए थे गुलाम, यानी कि नौकरी करने वाले नौकर। हमारे देश के हालात कैसे थे? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। इसका मतलब क्या था? तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसमें किसानों को सबसे अधिक मुनाफा होता था और वे सबसे ज्यादा अमीर थे। दूसरे नंबर पे थे व्यापारी, जो व्यापार करके मुनाफा कमाते थे। इसका मतलब है यहां के व्यापारी व्यापार में बहुत ज्यादा नहीं कमाते थे, वे उत्पादक से कम मात्रा में धन कमाते थे। और विस्तार से अगर समझा जाए तो उत्पादक या किसान का मुनाफा यह व्यापारी के मुनाफे से अधिक होता था। तीसरे नंबर पर था नौकरी करने वाला, जिसकी आमदनी सबसे कम थी, जिसे बहुत कम खर्चे में जीवन व्यापन करना पड़ता था। तो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे इस देश के किसान और व्यापारी उद्योजक, जो अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, कूटनीति के जानकार थे। वे जानते थे किसान ताकतवर होगा, यहां का उद्योजक ताकतवर होगा, उत्पादक ताकतवर होगा तो कभी भी बगावत करेगा, कमजोर होगा तो बगावत नहीं कर पाएगा। इस देश को लूटना है तो उनके इस नीति या कूटनीति पर चलने वाली सरकार उन्हें चाहिए थी और हमारे राज्यकर्ता उन्हें मिले भी। और यहीं से शुरू हो गई किसानों की दर्द भरी कहानी। किसान और उद्योजकों को मिटाने का षड्यंत्र। दोस्तों, इस षड्यंत्र की जड़ें विदेशों से जुड़ी है, अतः हमें विदेशों में जाकर ही उनका पता लगाना होगा। अमेरिका और रशिया ने हम पर राज करने के लिए, हमें लूटने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा है, उसे समझना होगा। वर्ल्ड बैंक क्या है, उन्होंने कौन सी शर्तों पर हमें कर्जा दिया था या दिया है, यह समझना होगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके द्वारा हमारा व्यापार कैसे बंद किया जा रहा है, यह समझना होगा। चलो शहीद राजीव भाई दीक्षित से सुनते हैं इस बारे में। समझौता आप करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो जिस तारीख को हस्ताक्षर होता है उससे कुछ समय तक आपको छूट मिलती है। उतने समय में आप तैयारी कर लें अपने देश में उसको लागू करने की। तो भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को इसको हस्ताक्षर किया। 10 साल के लिए हमें ग्रेस पीरियड मिला, छूट मिली। वो 10 साल अभी पूरा हो गया 15 दिसंबर 2004 को। 1 जनवरी 2005 से वो सब शर्तें लागू हो जाएंगी जो कुछ गेट करार में है, WTO में है, और उन शर्तों के आधार पर देश का शासन चलेगा, देश की सरकार चलेगी, देश की पूरी व्यवस्था चलेगी। आपके देश की संसद के कहे हुए पर अब इस देश की सरकार नहीं चलेगी। आपके देश की विधानसभाएं अगर कुछ तय करें उसके अनुसार अब सरकार काम नहीं करेगी। अब जो भी सरकारें भारत में आएंगी
वो किसी भी राजकीय पक्ष की हो, एक पार्टी की हो, दो पार्टी की हो, तीन पार्टी की हो, या पार्टियों के समूहों की सरकारें हो, उनको वही करना पड़ेगा जो WTO में लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में कहा गया है या गेट करार की शर्तों में लिखा हुआ है। मैं आज आपसे इस विषय पर जब बात करने आया तो मेरे साथ गेट करार की कॉपी लेके आया। विश्व व्यापार संगठन का जो समझौता जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है वो मैं मेरे साथ लाया हूं। वो समझौते का जो ड्राफ्ट है वो मेरे हाथ में है। बस इतना ही मैंने किया है कि इस पे कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके ऊपर कवर है, बाकी अंदर वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। ये पूरा ड्राफ्ट लगभग 576 पेज का है और इस 576 पेज के ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा शर्तें हैं। इन सभी शर्तों के अलग अलग अध्याय बने हुए हैं। जैसे इसमें कुल मिलाकर लगभग 28 अध्याय हैं। इस 576 पेज को 28 अध्याय में बांटा गया है। 28 चैप्टर्स हैं। अलग अलग अध्याय के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात पेटेंट, कॉपीराइट और ये जो मार्क्स के जो समझौते होते हैं, हर एक कंपनी का अपना कोई विशेष तरह का चिन्ह होता है, तो वो कॉपीराइट, पेटेंट, उस तरह के समझौते ट्रिप्स में है। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, सेवा के व्यापार का समझौता। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ऐसे कर करके इसमें ऐसे ही एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल, ये जो कपड़े का व्यापार है उसका समझौता। तो कुल मिलाकर इसमें 28 अध्याय हैं। हर एक अध्याय अपने आप में एग्रीमेंट के जैसा है। हर एक अध्याय अपने आप में एक एग्रीमेंट के बराबर है, समझौते के बराबर है। कुल अध्याय 28 हैं। इन सबको मिलाकर इसको WTO एग्रीमेंट कहा जाता है या गेट करार कहा जाता है। ये गेट करार जब हस्ताक्षर हुआ था 15 दिसंबर 1994 को, तो हमारे देश की सरकार, उन्होंने बार बार ये कहा था कि हम इसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संसद के अंदर कहा था, संसद के बाहर कहा था। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री रूपेश ने कहा, 14 दिसंबर 1994 तक हमारी सरकार कह रही थी कि हम WTO पर गेट करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन अचानक 15 दिसंबर 1994 को ये हस्ताक्षर कर दिए गए और 16 दिसंबर को मेरे जैसे आदमी को, आपको सभी को अखबारों के माध्यम से सूचना मिली। अखबारों के माध्यम से पता चला। संसद में भी माहिती नहीं आई थी। उसके पहले भारत की सरकार के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये हस्ताक्षर किया था, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को बताया, रिपोर्टर्स को बुलाकर कहा कि हमने वो हस्ताक्षर किया। तो बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कल तक तो आप कह रहे थे कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अब एक ही दिन में आपने ये हस्ताक्षर करके मत परिवर्तन किया, मन बदल दिया, ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा था, वो बात मैं आपको कोट करना चाहता हूं, अंग्रेजी में कही गई थी, बेगर्स हैव नो चॉइस। सरकार की ओर से कहा गया था, बेगर्स हैव नो चॉइस, माने जो भिखारी होते हैं उनका अपना कोई मंतव्य नहीं होता है, उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं होती है। माने भिखारी तो वही करता है जो भीख देने वाला कराता है। एक बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं, इसमें सबसे पहले चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में, शुरू में ही सबसे पहले एक बहुत महत्व की बात लिखी हुई है, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। No single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed। अर्थात ये पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं माने तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये जो लगभग 2000 से ज्यादा शर्तें इसमें हैं, ये पूरी की पूरी एक साथ आपको माननी है, तभी गेट करार आपने स्वीकार किया है ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती हैं शर्तें, वो खेती के विषय में है।
हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज्यादा शर्तें हैं लगभग। उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब भी गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया। तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें आपको लागू करनी है। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में सरल भाषा में हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए? पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%। ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता। सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में आए। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2005 से खत्म करिए। ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए। और कैसे खत्म करिए? जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और तो ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है हमारे देश में? 2 तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है? हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा। उसका अर्थ यह होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमित बिकती है वो एक अलग बात है, कहीं 2100 है ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो एक है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं पिछले 8-10 वर्षों से, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत में थोड़ा मूल्य ज्यादा ही रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भारत के मार्केट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके बीच का जो गैप है वही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात अगर कोई शेतकरी बांधव अपनी कापूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे और वहां पर वो 1700 रुपए क्विंटल बिके या 1500 रुपए क्विंटल बिके, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल भाव तय किया है, तो प्रति क्विंटल 700 रुपए सब्सिडी माना जाएगा। ये होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी। और ये सभी वस्तुओं में है, कापूस में भी है, गेहूं में भी है, चावल भी है, तुअर भी है, सभी जगह ऐसा होता है। दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी बाजार से रासायनिक खाद खरीदते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, तो इसका बाजार जो मूल्य है एक शेतकरी के लिए उसका बाजार मूल्य है 250 से 250 रुपए का 50 किलो। और वही रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में बनती है, तो उसका उत्पादन मूल्य होता है 500 रुपए का 50 किलो, माने 1000 रुपए क्विंटल के आसपास होता है एवरेज। तो 1000 रुपए क्विंटल में उत्पादन होता है और 500 रुपए क्विंटल में बाजार में वो बिकता है। तो ये जो 500 रुपए क्विंटल का घाटा है ये सरकार उठाती है और ये शेतकरी की तरफ से सरकार देती है खाद बेचने वाली कंपनियों को। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इसी तरह से बिजली है, भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है और उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी थोड़ा ज्यादा, उद्योग में भी ज्यादा, शेतकरी को थोड़ी सस्ती है। इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है, बियारण में होता है, सब जगह। तो एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक है डायरेक्ट सपोर्ट। अब गेट करार की शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आप ये सब खत्म करिए।
डायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए। और भारत सरकार को WTO की काउंसिल ने एक कैलकुलेशन करके अभी भेज दिया है कि 1 साल के अंदर आपको कहां कहां सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार ने वो कैलकुलेशन, मेरे पास अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले, भारत देश के एक बहुत उच्च स्तर के अधिकारी के हाथ में वो था, बेंगलोर में मैं था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो राजू भाई ये कैलकुलेशन आया है। तो वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार 1,16,000 कोटि रुपए की सब्सिडी कुल मिलाकर दे रही है अलग अलग मदों में, ये आपको कम करनी है। अब सब्सिडी कम करनी है तो इसका परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम यह है, सबसे पहला परिणाम यह होगा, यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई। अभी जो मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए क्विंटल पे यूरिया बिक जाता है, वो 1000 रुपए क्विंटल हो सकता है। और बाजार में जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपए क्विंटल भी हो सकता है। कभी को डीजल पेट्रोल का भाव और बढ़ जाए तो और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट आप जानते हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ते हैं तो इनका भी कीमत बढ़ने लगता है। तो यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट महंगा होगा सब्सिडी खत्म होने से, एक। दूसरा, जब ये सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट भी खत्म होगी, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, ये नहीं कर पाएगी। अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कापूस बिक रही होगी वही कीमत पर महाराष्ट्र की सरकार भी कापूस की खरीदी कर सकेगी, थोड़ा भी ज्यादा कीमत पे नहीं ले पाएगी वो। अब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कापूस का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो जाए तो अगले साल महाराष्ट्र में भी यही भाव पे सरकार को कापूस खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो गेट करार का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये पेनल्टी। आणि ही प्रक्रिया तुमची होत नाही आहे कारण आपली जमीन झाली आहे कडक। षड्यंत्र का पहला भाग, हे मूळ केव्हा तयार होतं? आपण जेव्हा निंदण करतो, किसानों की जमीन यानी कि हमारे देश के बाजूचा कचरा उपडतो आणि कचरा उपडल्याबरोबर काय होतं की खराब हो जागा होते पोकळ। टी पोकळ यह झाली जहर जमीन में डालने पांढरीमुळे से तयार होतात अनाज आणि में पांढरीमुळे तयार जहर की झाल्याबरोबर मात्रा ते आने लगी जोमाने और विदेशों में व्यापार कम। म्हणजे ऍक्च्युअली हे जे सायन्स खाद और कीटनाशक या बनाने आपल्याला वाली माहिती नाही, कंपनियों ने म्हणून याचा अधिक गैरफायदा मात्रा कोण में उचलला? मुनाफेखोरी शुरू की, कृषी केंद्र, जिसकी वजह से गेले तुम्हाला 4 उत्पादन खर्चा बढ़ गया तुमच्याजवळ देतील और खेती आणलं इथे घाटे का उद्योग पण त्या बन गया। फवारणीने काय झालं? जो मजदूर खेतों में काम करते काही थे घेत उन्हें काम चोरी सिखाने वाली योजनाओं का लाभ दिलाया गया। सस्ते में उनकी जरूरतें पूरी होने लगी और ये मजदूर आलसी हो गए। किसानों को खेती के काम करने हेतु मजदूर नहीं मिलते तो मजबूरन उन्हें कारखानों में बनी यंत्र सामग्री का सहारा लेना पड़ा। कंपनी का धंधा चलने के लिए, पोषक वातावरण बनाने के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी मदद कही जा सकती है। तो किसान को अनाज पैदा करने के लिए अधिक खर्च करना होता है। यह दूसरा भाग। और तीसरा भाग है उचित दाम नहीं मिलना। यह भाग अधिक महत्वपूर्ण है। मान लो हमारे गांव में 100 मकान है जिनमें रहने वाले लोग 100 किलो सब्जी रोज खाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। बैंगन है, भिंडी है, पालक है, गोभी है। अब हमारे गांव के किसानों ने सब्जी उगाई है जो प्रतिदिन हर प्रकार की सब्जी 200 किलो यानी कि प्रतिदिन 800 किलो कुल सब्जी खेतों से आ रही है। जरूरत है केवल 100 किलो और बाजार में आई है 800 किलो। तो दाम मिलेंगे क्या? नहीं। जरूरत खत्म, दाम खत्म। अब किसानों को चाहिए बाजू के गांव में जाकर यह सब्जियां बेची। जहां ये सब्जियां बेची जा सकती है, चलो बेचते हैं। तो गांव का मुखिया कहता है आप बाहर नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, फिर आपके उत्पादन की हर प्रकार की जांच कर प्रमाण पत्र लेना होगा और प्रमाणित उत्पादन ही आप बाहर गांव में बेच सकते हो।
तो किसान कहेगा, मुखिया जी इसको तो समय लगेगा और मेरा माल सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब होगा। मुखिया कहेगा, सड़ता है तो सड़े, हमें परवाह नहीं, हम हमारे नियम नहीं बदलेंगे। हमारे देश की हालत भी कुछ ऐसी ही है। किसान देश की जरूरत से ज्यादा 3 गुना अधिक मात्रा में अनाज पैदा करता है, जिसे देश में दाम नहीं मिल पाते। विदेशों में बेचकर देश में धन लाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश ने इतने ज्यादा अड़ंगे डाल रखे हैं, नियम बनाए हैं, जिससे बाहर देशों में बेचना मुमकिन नहीं रहा। अनाज हर साल सड़ रहा है और सरकार खामोश है। उचित दाम न मिलने की और एक वजह है भाईचारे का अभाव। दरार डालो और फिर मारो। हमारे जो नौकरदार वर्ग है, उन्होंने चिल्लाना महंगाई बढ़ गई और उनके वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस में बढ़ोतरी एक आदत सी बनी है। नौकरों पर कितना खर्चा होना चाहिए? आप अपने घर पर किसी नौकर के काम के लिए नौकर रखते होंगे, जरा हिसाब करके देखिए कितना प्रतिशत नौकरों पर खर्चा होता है। या आप कोई कंपनी चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो जरा आंकड़ों को सामने रखिए, कुल आमदनी के कितने प्रतिशत खर्चा नौकरों पर होना चाहिए। यहां सारा देश कर्जे में डूबा है और हम करीब 70 से 80% आमदनी ये देश के नौकरदारों पर बांट रहे हैं। हम स्वार्थ में इतने डूबे हैं कि कोई ये नहीं कहता है हमें बोनस नहीं चाहिए, किसान को उचित दाम मिलने चाहिए, हम महंगाई बढ़ गई यह नारा नहीं लगाएंगे। देश के हित में स्वार्थ को दबाना होगा। अगर सीधी तरह ना माने तो बलपूर्वक यह करना होगा। तो हमारा किसान ये विदेशी ताकतों की कूटनीति का शिकार बन रहा है। हमारे राजनेता भी उसका विरोध करने में सक्षम नजर नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एंड व्हेन आई से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं क्लाइमेट इशू को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरे किसान की इकोनॉमी को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम पानी की समस्या जो है उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिवर ग्रिड का काम है, कैनाल नेटवर्क है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस है। दुनिया के बहुत से देश हैं कि जिनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महंगा है, उनके लिए इंपोर्ट करना सरल है। अगर हम भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज करने की दिशा में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, ग्लोबल मार्केट की संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं उन देशों को एग्रीकल्चर सेक्टर महंगा पड़ता है जबकि ये सस्ता हो सकता है। तो एक प्रकार से विन विन सिचुएशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। न्याय व्यवस्था से उम्मीद कर सकते हैं। हमारे नेता कृषि उपज बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन कृषि उपज को उचित दाम कैसे दिलाएंगे यह बात वो नहीं करते। उच्च दर्जा का विषमुक्त कृषि उपज होनी चाहिए यह बात तो करते हैं, लेकिन कृषि उपज में जहर घोलने वाली कंपनियों का विरोध भी नहीं करते, उन पर पाबंदी लगाने की बात भी नहीं करते। कृषि विद्यापीठों में जो रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के बारे में शिक्षा दी जा रही है, उसे बदलने की बात भी नहीं करते। कृषि विभाग के अफसर जो ये जहर प्रयोगों का समर्थन करते हैं या उस जहर को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं,
उन्हें रोकने की बात भी नहीं करते, उन्हें रोकते भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सामने से सुझाव मांगते हैं तो लीजिए, खुदकुशियों का ये सिलसिला रोकने हेतु हम आपको सुझाव देते हैं। निस्वार्थ भावना से देश प्रेम दिल में रखते हो प्रधान सेवक बनकर इन किसानों को बचाना चाहते हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह निडर होकर अपने देश के दुश्मन इन विदेशी ताकतों के विरोध में खड़े हो सकते हो, तो ही आप इन सुझावों पर अमल कर सकोगे, यह हमें विश्वास है। तो सुनिए सुझाव नंबर 1, विदेशी उद्योजकों को आमंत्रित करना बंद कर दीजिए। उन्हें आमंत्रित करने के बजाय देशी उद्योजकों को बढ़ावा दीजिए। जहर बेचने वाले सभी उद्योगों पर पाबंदी लगाएं। बाजारों से सभी जहरीले रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं जब्त कर उन्हें नष्ट करें। विदेशी कंपनियां जो हमारे उद्योजकों को निगल रही है, उन्हें बंद करवाकर देश बाहर करें, उनकी संपत्ति जब्त करें। इस विषय पर ब्राजील ने जो नीति का अवलंब किया है, उससे कुछ हम सीखें और उसी नीति का प्रयोग करें। यह है सुझाव नंबर 1। अब सुझाव नंबर 2, लघु उद्योगों द्वारा गोबर से खाद बनाने के तथा वनस्पति और गोमूत्र से कीटनाशक बनाने के लिए किसानों को तथा गांवों के बेरोजगारों को मदद मिले। इन लघु उद्योगों में बनी खाद और कीटनाशक खेतों में प्रयोग हो, इसके लिए शासकीय यंत्रणा काम करे। कहीं ऐसा न हो कि पहले ये जहरीले खाद और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी लूटा करती थी, तो अब ये सेंद्रीय तथा जैविक खाद बनाने वाली कंपनियां हमारे किसान भाइयों को लूटने लगेगी। अब सुझाव नंबर 3, कृषि उत्पादन को जागतिक बाजारों में पहुंचाने में आने वाली अड़चनों को हटाएं। अड़ंगे डालने वाले कानून और नियम रद्द करें। विदेशों में कृषि उपज का व्यापार करने वाले व्यापारियों को संरक्षण मिले। विदेशी छल कपट करते हैं तो सरकारी संरक्षण जरूरी है। सरकार खुद भी यह व्यापार कर सकती है और गैट करार को रद्द भी कर सकती है। सुझाव नंबर 4, कृषि मजदूरों को आलसी बनाने वाले सभी उपक्रम रद्द करें। काम करके मजदूरी मिलनी चाहिए। बिना काम की मजदूरी देकर हम हमारी प्रवृत्ति को खराब ना करें। सुझाव नंबर 5, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक वापरने के लिए जो गलत सिखाया जा रहा है, उसे बदलकर विषमुक्त खेती सिखाई जाए। वही सलाह कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भी देनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है वह बदलनी चाहिए। सुझाव क्रमांक 6, सरकारी अधिकारियों को सक्रिय करें। हर एक खेत में कृषि विभाग का प्रतिनिधि या अधिकारी पहुंचकर जानकारी ले और छाया चित्र सहित यह जानकारी इंटरनेट पर अपलोड करें, जिससे कौन से क्षेत्र में कौन से प्रकार की कृषि उपज कितनी मात्रा में हो रही है, इसका ब्यौरा तैयार रहेगा और उसे बाजारों में कहां भेज सकते हैं, इसकी योजना बनाई जा सकती है। व्यापारी भी यह जानकारी पाकर कृषि उपज खरीदने पहुंच सकते हैं।
इस हेतु किसान हितरक्षण कानून भी बनना चाहिए, जिसमें इस प्रकार के सभी प्रावधान हो। सुझाव क्रमांक 7, जो कृषि उपज अधिक मात्रा में है उसे खराब होने से पूर्व क्या किया जा सकता है, इसकी योजना बनानी चाहिए। जगह जगह गोडाउन तथा प्रोसेसिंग प्लांट लगने चाहिए। कृषि उद्योग यह ऐसा उद्योग है जिसका उत्पादन विभाग किसानों के हाथ में है और वे पूरी ईमानदारी से उत्पादन कर रहे हैं। गुणवत्ता विभाग सरकार के पास है, जो अधिकारियों द्वारा सलाह देकर कृषि उपज में सहायता करता है। यह बात और है कि गुणवत्ता विभाग की जो सलाह है वह गलत सलाह के कारण कृषि उपज की गुणवत्ता खराब हो गई है। बिक्री विभाग कुछ सरकार के पास है तो कुछ प्रमाण में व्यापारियों के पास है। जरूरत से ज्यादा उपज हो रही है, यह सत्य है, जिसका व्यापार देश के अंदर हो ही नहीं सकता है। देश के व्यापारी और सरकार इस विभाग को कार्यक्षम कैसे बना सकती है, इस पर काम होना चाहिए। या तो नष्ट होने से पूर्व ही यह कच्चा माल किसी दूसरी सामग्री में परिवर्तित होकर उसे बेचा जाए, इस पर काम होना चाहिए। हम आशा करते हैं इन सुझावों पर गौर किया जाएगा और किसानों के भी और देश के उद्योजकों के भी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय उद्योजक, जय किसान, जय स्वदेशी।